गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी एक गैप हो गया होगा वीडियो में। अब उम्मीद करते हैं कि वीडियो रेगुलर वे में तैयार होकर चला जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में हमने क्या किया था कि थर्ड चैप्टर को समाप्त करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भेजा था, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा आंसर बना के नहीं भेजा है। यह तुम्हारी बहुत बड़ी शिकायत है। केवल टीचर के मेहनत कर देने से बच्चे का करियर रिजल्ट अच्छा होता है। मेहनत बच्चों को करना चाहिए और उसमें तुम मेहनत करते हो, उसका सबूत यही है कि जब क्वेश्चन भेजते हो उसका आंसर बना के भेजना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई बच्चा हमको आंसर नहीं भेजा है। अब हम बहुत सारे बच्चों से अलग अलग फोन पर बात करेंगे, लेकिन हम पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर जाते हैं। देखोगे आज जो क्लास है वो क्लास 12 का 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर का पहला दिन है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दो शब्द है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ का जनरली मतलब होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, हमको कोई बीमारी नहीं हो तो हम स्वस्थ रहते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन साथ में जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब? नेचर ने हमारे बड़े बहुत सारा सिस्टम दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना खाने के लिए, खाना को पचाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लेने के लिए, उस ऑक्सीजन से भोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे एनर्जी बनता है। बहुत सारे सिस्टम है। एक सिस्टम से रिप्रोडक्शन है। उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन एम यही है कि हम नए संतान को जन्म दें। तो रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम नया संतान जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम होता है तो या तो बच्चे जन्म लेंगे। तो हेल्थ के बारे में बता रहे थे कि नेचर ने जितना सारे सिस्टम हमारे बॉडी में दिया है उसमें एक सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। का मतलब है नए संतान को तैयार करना। नहीं, नए संतान कैसा तैयार होना चाहिए? मदर स्वस्थ, फादर स्वस्थ, बच्चे स्वस्थ। तो रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ जितना भी एस्पेक्ट है उसमें किसी प्रकार की बाधाएं नहीं हो, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO का नाम सुना होगा। पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने एक डेफिनेशन दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। लिखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। मतलब ये कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते किसको है? ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। मतलब ये कि सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम कंप्लीट रूप से हेल्दी रहें। तो ये हेल्थ का जो कंडीशन है हमारा बॉडी में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, अगर इस तरह से हम तीनों मुद्दे पर जब हेल्दी हैं तभी उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। केवल ये मतलब नहीं कि बॉडी में डिजीज नहीं हो तो हेल्दी हो गए, ऐसा नहीं। देखिए, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफॉर्मिटी। किसी प्रकार का गड़बड़ी या डिजीज हो, वो एब्सेंट हो तो उसका ये मतलब कि हेल्दी हैं। एक और डेफिनेशन दिया गया है। In another words, reproductive health is a total well-being in all aspects of reproduction. रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने पहलू हैं, उस मामले में यदि हम हेल्दी हैं तभी उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हुआ कौन सा एस्पेक्ट है? वही फिजिकल, इमोशनल, भावना। बच्चों की भावना का भी बहुत ज्यादा वैल्यू है।
आज कोई बच्चे हमारे पास अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं, 80% मार्क्स लाया है, बड़ा खुशी के साथ मेरे पास आता है सुनाने के लिए, सर हम 80% मार्क्स है। हमको चाहिए उस बच्चे का पीठ ठोक देना चाहिए कि वाह वेरी गुड। तो उसमें अगर ये कहे कि नहीं तुमको 90% लाना चाहिए था, 90 से अब लाना चाहिए था, और हमने बिगड़ के दे दिया, डांट दिया, थापड़ दे दिया, बच्चे की जो इमोशनल है वो खराब हो जाएगा कि क्या सोचे सर, क्या मिला, उसे इमोशन कहते हैं। तो मान लिया ठीक है रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल के बीच, कॉपुलेशन होता है, तो मेल का भी इमोशन होगा, फीमेल का इमोशन, दोनों का इमोशन का कद्र करना पड़ता है कि मेल तैयार है कि नहीं, फीमेल तैयार है कि नहीं। और ज़बरदस्ती मेल अगर किसी फीमेल के साथ कॉपुलेशन करता है या यदि फीमेल मेल के साथ कॉपुलेशन करना चाहता है, उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रखते हैं। दोनों का इमोशन का ख्याल रखना पड़ेगा। उसी तरह सोशल, सामाजिक, मनुष्य को देखोगे, कॉपुलेशन के समय सब जानता है कॉपुलेशन होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सड़क किनारे ओपन प्लेस में करें, ये सोशल हुआ। बिहेवियरल, हमारा व्यवहार होना चाहिए। आज सोसाइटी में बहुत सारे बच्चों देख लो डिसिप्लिन घट रहा है, और उसका कारण कहीं ना कहीं सीनियर लोग भी हैं। तो इसके बिहेवियर, यदि सीनियर का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो जूनियर तो वही सीखेगा ना। तो ये बिहेवियर जो वाइफ हस्बैंड के बीच होता है, मेल फीमेल के बीच होता है, ये भी गुड बिहेवियर होना चाहिए। इसमें सारे के सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे पहलू हैं जिस पर हेल्दी रहना चाहिए। अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे बच्चों, हमारा सोच ये है कि वास्तव में ये विषय बायोलॉजी का नहीं है। इस चैप्टर में जितनी नॉलेज दी जा रही है केवल बायोलॉजी के टीचर, बायोलॉजी के बच्चों के लिए नहीं है, समाज के हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी इस चैप्टर को पढ़ाने की, क्यों सीबीएसई ने निर्णय किया कि इस चैप्टर को डाल दिया जाए। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, देयर इज लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बहुत कम लोग हैं जो अपने शरीर की, व्यक्तिगत शरीर की सफाई करता है। आज भी हम देखते हैं लोग साफ कैसे करता है, बॉडी को स्नान करता है, जाता है, 1 2 4 बाल्टी पानी लिया, डाल दिया, थोड़ा मोड़ा सफाई किया, चल दिया। वो सफाई नहीं है। हमारे बॉडी के एक एक पार्ट की सफाई होनी चाहिए, और खास करके हर पार्ट का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी सफाई होना चाहिए। खुले जगह जो स्नान करता है, हाथ का सफाई करता है, पैर का सफाई करता है, बॉडी का सफाई करता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सफाई नहीं करता है, क्योंकि खुली जगह नहीं कर पाएगा। इसलिए बंद जगह जिसको बाथरूम कहते हैं, अगर वहां स्नान करते हैं तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी सफाई करते हैं। अगर हम अपना बॉडी का सफाई ठीक से ना करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सफाई ना करें, एक डिजीज है, इसका नाम होता है एसटीडी, पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके होने की संभावना रहती है। तो ये क्यों होती है? चूंकि हमको खुद नहीं जानकारी है, लोगों को जानकारी नहीं है कि बॉडी की सफाई कैसे किया जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सफाई कैसे किया जाए, उसको स्वच्छ कैसे रखें। अगर ऐसा नहीं जानकारी है, एक प्रॉब्लम तो हुआ। दूसरा प्रॉब्लम है अर्ली मैरिज। आज भी देखते होंगे, खासकर जो अनएजुकेटेड कम्युनिटी है, वहां अर्ली मैरिज की व्यवस्था है। एजुकेटेड फैमिली में थोड़ा लेट से मैरिज होता है। अगर अर्ली मैरिज होता है तो क्या होता है, ये तो अभी का बहुत पहले, चलो 100 साल 200 साल पीछे, वहां और अर्ली मैरिज होता था। अगर अर्ली मैरिज होगा तो क्या होगा, माँ भी सवेरे बन जाएगा, फादर सवेरे बन जाएगा। वैसे केस में अगर बड़ी स्ट्रांग नहीं है और माँ बन गई कोई फीमेल, ऐसे केस में
जब बच्चे का जन्म जब होगा, कभी कभी मां मर जाती है, बच्चे बच जाते हैं। कभी कभी बच्चे मर जाते हैं, मां बच जाती है। कभी कभी दोनों बच जाते हैं, कभी कभी दोनों मर जाते हैं। मां के मरने का मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बच्चे का मतलब इन्फेंट। तो अगर अर्ली मैरिज होगा तो मैटरनल मां का इन्फेंट संतान दोनों के मरने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। इसलिए अर्ली मैरिज को रोकना चाहिए। तो अर्ली मैरिज कौन करता है, इसको नहीं जानकारी है। इस चैप्टर के माध्यम से हम भले बायोलॉजी के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बच्चे समाज के एक पार्ट होते हैं, वो समाज में जानकारी देगा। अर्ली मैरिज नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम लिखे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस देयर हैज बीन ए रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। बच्चों, हम लोग भारत में रहते हैं, तुमको जानकारी होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री चाइना है और दूसरा मेरा भारत है। कुछ लोगों का ऐसा अंधविश्वास है, भगवान भोजन देंगे, अल्लाह भोजन देंगे, गॉड भोजन देंगे। बचाओ बच्चों, बताओ कि खेत में भोजन किसान तैयार करता है कि भगवान खेती करते हैं, अल्लाह खेती करते हैं, गॉड खेती करते हैं? एक दूसरा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खेत में घर बन रहा है, खेत का साइज घट गया। तो जहां से अनाज उगना चाहिए वहां अनाज का क्वांटिटी घट गया और बच्चे की संख्या बढ़ रही है। बच्चे भूख से मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ये भ्रम जो हम लोग पाल के रखे हैं कि जो भगवान ने जन्म दिया है, जो अल्लाह ने जन्म दिया है, गॉड ने जन्म दिया है, वो पालेंगे। कैसे पालेंगे भाई? कहीं ना कहीं मेरा नॉलेज कम है, जागरूकता कम है। तो ड्यू टू लैक ऑफ द अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है, इस कारण से देयर हैज बीन रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जा रहा है। जागरूकता क्या होनी चाहिए? वही थोड़ी सी एडल्ट एज में शादी करना चाहिए, बच्चों की संख्या कम हो, उसके बहुत सारे उपाय हैं, वो उपाय करना चाहिए। कम बच्चे से फायदा क्या है? जिस परिवार में ज्यादा बच्चे हैं, देखो बच्चों, अगर तुम्हारे माता पिता को 10 बच्चे हो जाए, सारे आमदनी 10 बच्चों पर खर्चा हो जाएगा। क्या अच्छे स्कूल मिलेंगे? क्या अच्छे ड्रेस मिलेंगे? क्या अच्छा शिक्षा मिलेगा? अच्छा से इलाज होगा? नहीं होगा। यदि एक ही बच्चे होंगे, 2 ही बच्चे होंगे, उन बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिलेगा, अच्छा ड्रेस मिलेगा और उसकी अच्छी ट्रीटमेंट होगी, अच्छा हेल्थ उसका मेंटेन होगा, कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो परिवार में ये प्रॉब्लम होगा। तो ये जागरूकता हमको होनी चाहिए। इसी की कमी कारण क्या हुआ है हमारे देश में, अन्य देश में या पूरी दुनिया के कई देश में साइज बढ़ रहा है पॉपुलेशन का। जो शिक्षित देश है, जो जागरूक देश है, वहां पॉपुलेशन साइज कंट्रोल में है। और अकॉर्डिंग पीपल इनकरेज बिलीव्स इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड इशू। सेक्स से जुड़ा जितने इशू हैं, विषय हैं, वो हमारे समाज में बहुत तरह की धारणाएं गलत हैं, मिसकंसेप्शन, भ्रांतियां फैली हुई है। हम लोग छोटे बच्चे थे तो कहा जाता था एक सांप होता है जिसका था हर हरा, ग्रास स्नेक, रविवार को नहीं मारना। क्यों? उसमें जहर होता है। तो सच्चाई क्या है कि वह नॉन पॉइजनस स्नेक है। हाँ, नॉन पॉइजनस को नहीं मारना चाहिए, मैं भी कहता हूं नहीं मारना चाहिए। पॉइजनस को भी कोशिश करने नहीं मारे, भगा दें, लेकिन डर पॉइजनस से है, नॉन पॉइजनस तो रविवार को कहां से उसको पॉइजन हो गया भाई, जब पॉइजन ग्लैंड नहीं है तो कई प्रकार की अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ है। आज भी देखोगे, बिल्लियां रास्ता काट दिया तो लोग आगे नहीं बढ़ता है। तो सारे जीव को चलने का अधिकार है, क्या बिल्ली को चलने का अधिकार नहीं है? कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। तो उसी तरह ये जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां फैली है, कई प्रकार के ऐसे विचार फैले हुए हैं
जो सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, हम उसको एजुकेशन के द्वारा, इस चैप्टर के द्वारा पढ़ा करके, समझा करके हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इसके पहले बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम, अब है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी के उसका था प्रोग्राम, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या प्रोग्राम बना, उसी को स्ट्रैटेजीज कहते हैं। सबसे पहली बात तो भारत एक ऐसा कंट्री है, दुनिया का सबसे पहला कंट्री है टू इनिशिएट एक्शन प्लान या प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला भारत है पूरी दुनिया में जिसने एक प्रोग्राम बनाया था टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पूरे देश में एक साथ केवल भारत में ही शुरुआत हुई थी। हाँ, यह दूसरी बात है कि आज दुनिया के बहुत सारे देश में यह प्रोग्राम चल रहा है। दीज प्रोग्राम्स वी आर कॉल्ड, इस प्रोग्राम का नाम रखा गया कौन सा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और इसकी शुरुआत कब हुई, 1951। बच्चों याद होगा, भारत आज से नहीं है, बहुत पुराना देश है। इन भारत का लोग भारत का मालिक नहीं था। 1947 में जो देश आजाद हुआ तब भारत का लोग भारत पर शासन किया, तब भारत का लोग भारत की भला करना शुरू किया। तो 1947 को 1951 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरे देश में लागू किया था। दूसरा प्रोग्राम लेटर, यहां मिस्टेक है, उसको करेक्शन कर देते हैं। लेटर ऑन इन इन 1997 एक इसी प्रोग्राम को इंप्रूव करके एक दूसरी प्रोग्राम तैयार की गई जिसका नाम रखा गया रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम। उसमें जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उससे भी ज्यादा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एरिया को कवर किया गया। चूंकि उसमें जो त्रुटि रह गई, उसमें जो कमी रह गई, उस कमी को पूरा करके एक नया प्रोग्राम बनाया गया। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम इज एज फॉलोज। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? सबसे पहला मेन एम था क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपुल, लोगों में जागरूकता लाना। किसके बारे में? अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ जितने भी पहलू हैं, जितनी बातें हैं, उन बातों के बारे में लोगों को साफ साफ जानकारी देना ताकि उसमें अवेयरनेस आ जाए। दूसरा एम था प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। ऐसा सोसाइटी का निर्माण करना जिसमें सारे के सारे व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। ऐसे सोसाइटी को बनाने के लिए जितने भी फैसिलिटीज देना पड़े, जैसे भी सपोर्ट करना पड़े, ये प्रोग्राम बनाया गया। इस तरह से दो एम इस प्रोग्राम का था। एक और प्रोग्राम बना, कौन सी? विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो हम जिसे सुनते हैं, विजुअल जिसको देखते हैं। बच्चों रेडियो देखा होगा, अभी भी बहुत लोगों के घर में है। रेडियो से केवल आवाज आती थी, उसी का थोड़ा सा सुधारा हुआ रूप क्या हुआ? टेलीविजन, जिसमें आवाज भी आती है और गीत गाने वाले एक्टर को भी देख लेते हैं, चेहरा भी दिखलाई देता है। तो रेडियो हुआ केवल ऑडियो, टेलीविजन हुआ ऑडियो विजुअल। जैसे मेरा वीडियो जा रहा है, मेरा चेहरा भी दिखलाई दे रहा, मेरी आवाज भी रही होगी।
ये ऑडियो विजुअल हुआ। तो इस तरह से ऑडियो विजुअल जो तरीका है, जो विज्ञापन है उसके द्वारा, एंड प्रिंट मीडिया, प्रिंट करते हैं कोई चीज लिख करके हम दीवार पर लिख देते हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स या प्रिंट मीडिया के द्वारा सरकार और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, इस दोनों इन्वॉल्व है, इंगेज है किसमें? इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, लोगों को जानकारी देने में। सरकार का भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो इस काम को कर रहा है, जो सरकार का नहीं है, नॉन गवर्नमेंट। ये दोनों लोगों में जागरूकता ला रहे हैं किस विषय पर? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और ये जागरूकता लाने का तरीका क्या है? ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया। बच्चों देखते हो रोड के किनारे लिखा हुआ रहता है, हम दो हमारे दो। टीवी देखते हो कभी कभी आता है प्रचार, छोटा परिवार रखना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक तरीका हुआ लोगों में जागरूकता लाने का। तो एक प्रोग्राम देश में ये भी बना, इनकरेजिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। काफी दिन तक देश में डिस्कशन हुआ, क्या स्कूल लाइफ में बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाए या नहीं। स्कूल का मतलब क्या? हाई स्कूल। क्योंकि हाई स्कूल में जो बच्चे होते हैं उसका एज लगभग 12, 14, 15 चला जाता है। उस एज में लड़कों में मूंछदारी आने लगता है, लड़कियों में मेंस होने लगता है। वो समय है कि उसमें नेचर ने संतान देने की क्षमता दे देता है। तो उस एज में क्या सेक्स एजुकेशन देना चाहिए? नहीं। अधिकांश लोगों का विचार है कि बिल्कुल उस स्कूल लाइफ में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए। इस माध्यम से क्या होगा? टू गिव अ राइट इंफॉर्मेशन टू यंग माइंड्स। वह जो यंग माइंड्स है, जिसको कहते तो किशोर बच्चे, युवा नहीं कहते, किशोर बच्चे हैं, स्टार्ट हुआ है उसका यंग माइंड। उस यंग माइंड को हम सारा सेक्स से जुड़ा हुआ जो भी राइट इंफॉर्मेशन है उसको दें। उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि समाज में जो मिथ्स है या मिसकंसेप्शन है, जो कुरीतियां हैं, जो कुछ ऐसी कहावतें हैं जो गलत है, उसके बारे में उसको सही सही जानकारी दें ताकि उसको अपने आप को बचा सके। आज देखते होंगे कम एज के बच्चों में सेक्स क्राइम होने लगा है, और क्राइम तो कर लेता है लोग, लेकिन दोनों साइड जो परेशानियां होती है वो क्राइम करने के बाद पता चलता है। अगर पहले से उसको पता दे दें कि इसका ये परिणाम होगा, शायद क्राइम रुकेगा। तो इस तरह से ये हमारा जो देश में प्रोग्राम बना, ये सब प्रोग्राम बना, और कई दिन के बाद ये वीडियो गया है। हमने शुरुआत कर दिया ताकि बच्चों को पता चल जाए कि वीडियो बना शुरू किया, बच्चे पढ़ाई शुरू कर दें। लेकिन फिर एक समय देते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल विदिन 48 आवर्स तुम उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास भेज दो। हम फुर्सत में हैं, अब एक एक आंसर चेक करेंगे। ओके।